राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। 2024 का लोकसभा चुनाव मुहाने पर है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। देश प्रदेश की निगाहें इन चुनावों पर टिकी हुई हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज हरियाणा अपने बेहद खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सिका में उन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहा है जिसकी आप में रुचि है, जिसकी चर्चा आप और हम हर रोज अपने घर, परिवार, गांव, शहर में करते हैं। तो हमारे कार्यक्रम किस्सा कुर्सिका में बात करेंगे पलवल की। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में आने वाले पलवल विधानसभा में कैसा है चुनावी माहौल, चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं में कैसी है सियासी सरगर्मी। देखिए हमारी खास पेशकश किस्सा कुर्सिका। राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सिका में। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अतुल प्रताप सिंह। आज किस्सा कुर्सी में पलवल की धरती पर है और पलवल से हम समझेंगे कि किस्सा कुर्सी की राजनीति इस वक्त चल क्या रही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं और पलवल के लोग भी मौजूद हैं जिनसे हम उनका खुद का विचार क्या है, वो खुद क्या सोचते हैं, कैसे नब्ज को टटोल रहे और किस पार्टी और किस कैंडिडेट में उनका विश्वास है, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। हम किस्सा कुर्सी की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराऊंगा और चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि इन पार्टी के नेताओं प्रवक्ताओं की चुनौतियां क्या हैं अभी के दौर में लोकसभा चुनाव के लिए, और ठीक उसके बाद विधानसभा का भी चुनाव है। हरियाणा के लिए दोहरी एक तरीके से दबाव वाली राजनीति है या दबाव से इतर अगर हम देखें तो मौके वाली राजनीति है। भाई साहब अपना परिचय दें। मैं अजीत सिंह, जिला अध्यक्ष इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, जिला पलवल। अरविंद भारद्वाज, प्रदेश प्रवक्ता, जननायक जनता पार्टी। डॉक्टर यशपाल मावई, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा। एडवोकेट दीपक सौरत, आम आदमी पार्टी, जिला संयुक्त सचिव। भाई चार मेन पार्टियों से यहां पर मेहमान हैं और कांग्रेस की लिस्ट ना तो अभी तक आई है ना उनके मेहमान अभी तक आए हैं। अब जब वो आएंगे तब उनसे हम पूछेंगे कि लिस्ट आने में भी देरी है, मेहमान आने में भी देरी है, लेकिन चुनाव में देरी नहीं है। आम आदमी पार्टी से ही शुरुआत करते हैं। भाई बड़े आक्रामक हैं आप लोग। जहां एक तरफ पंजाब में कहते हैं गठबंधन नहीं करेंगे, कई राज्यों में कह रहे हैं गठबंधन नहीं करेंगे, यहां पर आपने मौके के साथ गठबंधन कर लिया और साथ ही साथ अपना एक कैंडिडेट भी उतार दिया, लेकिन कांग्रेस वाले भी लिस्ट नहीं दे पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की भूमिका कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपको आपका सवाल जो गठबंधन को लेके था, आज गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में जो हम लोग आए हैं, इसकी जरूरत इसलिए थी कि देश का जो तानाशाही रवैया इस देश में मोदी सरकार चला रही है, ये देश बचाने की लड़ाई है। इसलिए सभी विपक्षी दल। हरियाणा देश में ही है, बाहर है? हरियाणा भी देश में ही है सर। तो पंजाब में गठबंधन नहीं होगा वो देश में है, और हरियाणा में गठबंधन होगा वो देश में नहीं है, या है? थोड़ा सा असमंजस। देखिए, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह तय किया कि जहां पे हम अपना सीट शेयरिंग कर सकते हैं, हमने वहां ये कही आपने सही बात कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया। अब ये देश वेश बचाने वाली बात मत करिए। देश में ही हरियाणा है, देश में ही पंजाब है, देश में ही दिल्ली है। हाँ, शीर्ष नेतृत्व ने तय किया, ये पार्टी का विषय हो सकता है, वो आपका व्यक्तिगत। आप देखिए, इस बात को समझिए। मैं दोबारा ये कहना चाहता हूं कि अगर सभी विपक्षी दल इंडिया गठबंधन में एक साथ आए हैं, सीट शेयरिंग जो भी हुई हो, ये लड़ाई देश बचाने की है और इसीलिए इन आम चुनावों में इंडिया गठबंधन जो है मजबूती से इनके सामने खड़ा है। भाई देश बचाने के लिए उन्होंने गठबंधन कर लिया हरियाणा में, पंजाब में कह रहे हैं कि नहीं करेंगे। बचाना देश। ये जब राजनीति में आए थे तो राजनीति में आने का इनका मुद्दा था कि कांग्रेस द्वारा हुआ भ्रष्टाचार और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ ये कुछ वार करेंगे, ऐसा धोखा इन्होंने लोगों को दिया और लोगों से कहा कि हम कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अच्छा आपको नेतृत्व देंगे। ये कहकर ये सरकार में आए थे, ये झूठ बोला और उसके बाद उसी भ्रष्टाचारी सरकार से इन्होंने समझौता किया और आज हरियाणा के अंदर दोनों गठबंधन नहीं ठगबंधन करके हरियाणा की जनता का खून चूसने का जो ये काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि आने वाले टाइम में ये भी कुछ देंगे जो कि चोर चोर मौसेरे भाई मिलकर इस हरियाणा का नाश करने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, ऐसा जनता सब कुछ देख रही है। भाई आप कह रहे हैं देश बचाएंगे, कह रहे हैं नाश करने के लिए। सर, नाश तो पिछले 2 टर्म्स में भाजपा ने कर दिया है और ये देश की जनता जान चुकी है। सुप्रीम कोर्ट इनको एक्सपोज कर चुका है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के मामले पे हरियाणा सरकार की खट्टर सरकार, नकारा सरकार, 25 लाख युवा बेरोजगार हरियाणा में घूम रहे हैं, 2 लाख नौकरियों के पद ये नहीं भर पा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड पे पूरी जनता के सामने इनको एक्सपोज किया है। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड पे नहीं बोलते। इन्होंने पाकिस्तानी कंपनियों से चंदा लिया है, बीफ कंपनियों से इन्होंने चंदा लिया है और ऐसी ऐसी कंपनियां, देखिए मैं कहता हूं ये चंदे का धंधा कर रहे हैं, खुलेआम चंदे का धंधा कर रहे हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से इन्होंने रिश्वत ली है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में ये बताएं कि 1951 से लेकर 1969 तक
राजनीतिक चंदा इंदिरा गांधी के राज में खुल्लम खुल्ला चला। 69 में फिर इन्होंने बदला। इंदिरा गांधी ने कहा कि अकाउंट में लेंगे। राजीव गांधी ने 1991 में 1984 से 89 के बीच में कहा कि अकाउंट में नहीं लेंगे। इन्होंने भर भर के ब्रीफ केस और बड़ी बड़ी कंपनियों को जो वो दिए थे, अपने इन लोगों को जो फायदे दिए थे, वो ब्रीफ केसों में आए थे। इलेक्टोरल बॉन्ड पे ऐसा नहीं लगता है बीजेपी थोड़ी सी फंस जाती? पारदर्शिता की बात है। बीजेपी चाहती थी पारदर्शिता में काम हो और बीजेपी ने किया भी यही है देश के अंदर कि पारदर्शिता। चलिए, बहरहाल ये मुद्दों की बात है और दोनों ही नेता अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से अपनी बात रखते हुए मुद्दों पर आ गए हैं। और मुद्दे कितने गंभीर होंगे या गंभीरता से जनता के बीच में उठाए जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। अरविंद भाई, जब जेजेपी पार्टी का गठन हुआ उसके पहले जब इनेलो जो मूल पार्टी थी, जिसके नेता हमारे साथ मौजूद भी हैं, आपका सफर वहां से मैंने देखा है और फिर एक नई पार्टी में आप पहुंचे और आते ही आप लोग सत्ता में पहुंचे। अब आप गठबंधन को अलग करके आप फिर से अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं। इस अकेले की लड़ाई में कितनी मुश्किल आ रही है, कितनी आसानी है, कितना लोगों का सहयोग मिलता है? अतुल जी, हमारा मकसद है कि हम हरियाणा प्रदेश में एक मजबूत, स्थायी और युवा नेतृत्व की सरकार बना सकें। पीछे जो जिस तरह का मैंडेट हरियाणा प्रदेश की जनता ने दिया, उस हिसाब से हमें सरकार में शामिल होना पड़ा, क्योंकि जनता का यही मैंडेट था कि मिलजुल कर सरकार आए। किसी की एक बहुमत की सरकार जनता ने नहीं बनाई थी। ठीक है, उसके बाद जो परिस्थितियां रही, आज हम अलग हैं, आज अपनी पार्टी चला रहे हैं। अपनी पार्टी की तरफ से अब हमारी तैयारी है कि हम 90 की 90 विधानसभा और 10 की 10 लोकसभा पर चुनाव लड़ें और हरियाणा में एक मजबूत, स्थायी और युवा सरकार हरियाणा में खड़ी कर सकें। जब सरकार में थे तो हमने लोगों की भलाई के लिए काम किए, आज विपक्ष में हैं तो संगठन की मजबूती के लिए और लोगों की जो मांग है उनको उठाने का काम करेंगे सरकार की, ताकि सरकार तक पहुंचा सके और सरकार काम करे, और नहीं करेगी तो सरकार की खिलाफत करेंगे विपक्ष में रहकर। बीजेपी से मनभेद भी हो गया है या सिर्फ हल्का सा मतभेद है? मतभेद और की बात नहीं है, ये तो हमारी दोनों पार्टियों की अपनी सोच है। वो चाहते थे कि वो 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ें और हमें अपनी पार्टी का विस्तार करना था, इसलिए हमें भी चुनाव लड़ना था। और राजनीति में जब है तो चुनाव तो लड़ना ही होगा। चुनाव नहीं लड़ेंगे तो राजनीतिक दल करेंगे क्या? इनेलो कह रही है कि अब आपका सफाया है, 5 साल आपको मौका मिल गया, ये काफी था। नहीं, देखिए, कहने को तो कोई कुछ भी कह ले। ये पीछे भी पिछले चुनाव से पहले भी कहते थे, पर जनता ने 1.5% वोट दिया इन्हें और हमें 16% वोट दिया है, तो जनता बता चुकी है किसका सफाया। रही बात आगे की, तो आगे की तो ना इन्हें बोलने की जरूरत ना हमें। आगे चुनाव आएंगे, जनता अपने आप जवाब दे देगी। बताइए भाई साहब, इनेलो का जवाब क्या होगा? और इनेलो जो कि बहुत पुरानी पार्टी है, वो ठीक बात है कि 20 साल से आप सत्ता में नहीं आ पाए, लेकिन जिस तरीके से आपने अभी टिकटों का बंटवारा किया है और आप संगठनिक तौर पर कह रहे हैं कि हम मजबूत हो गए हैं, जेजेपी कमजोर हो गई है 5 साल में ही। अरविंद भाई का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तस्वीर बदलेंगे, पिछली बार भी बदला था, इस बार भी बदला। देखो, जेजेपी जो पार्टी बनी थी और उसके साथ जो कार्यकर्ता गए थे वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के ही थे। इन लोगों ने चौधरी देवीलाल जी के नाम को बनाया है और जितना ये कर सकते थे हरियाणा प्रदेश को बर्बाद किया है। इन्होंने जब इलेक्शन में हरियाणा की जनता से कहा था कि हम बीजेपी को जमुना पार पहुंचा के रहेंगे, लेकिन जमुना पार पहुंचाने की जगह इन्होंने बीजेपी को उल्टा समर्थन देकर सरकार बनवाई। अब इनके जो कार्यकाल में लूट खसोट हुई है, ये सारा हरियाणा जानता है और यही बीजेपी जान चुकी है कि इनके पास अब कुछ नहीं रहा, जब ही इन्हें किनारे किया है। आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। पहले भी ऐसे हालात हुए हैं, ये ऐसा नहीं है कि इंडियन नेशनल लोकदल पहली दफा इन हालातों में पहुंची है। 82 के बाद भी इसी तरह के हालात थे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इसी तरह पहुंची हाशिए पे, लेकिन 86 में न्याय युद्ध लड़ा और लड़ने के बाद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 90 में से 85 सीट जीत के आई थी। ये भी एक रिकॉर्ड रहा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि लोकसभा में इंडियन नेशनल लोकदल का बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, विधानसभा में बहुत अच्छा हम सरकार बनाएंगे। अच्छा, लोकसभा में अभी आपके कितने टिकट बढ़ गए हैं या कितने बढ़ जाएंगे बहुत जल्दी? परिवार से बाहर अभी तक किसी का नाम नहीं आया? ये तो अभी 1 हफ्ते में सारा क्लियर हो जाएगा, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। 10 आपके पास इतने सारे हैं भाई साहब जो है उम्मीदवार, तो उतार दीजिए जल्दी से मैदान में। आप कांग्रेस का वेट कर रहे हैं क्या? अरविंद भाई उनका बड़ा मजबूत दावा है कि पहले भी लड़े थे, फिर से लड़ेंगे और मजबूत होकर आए। देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं। मैं तो अतुल जी एक बात जानता हूं, और सभी को अपना काम करना चाहिए, अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए, बजाय
दूसरों पर कीचड़ उछालने के, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने पर प्रयास ज्यादा करना चाहिए। हमारा प्रयास है कि हम सकारात्मक राजनीति करते हैं, दुष्यंत चौटाला जी की सोच है, और हम मजबूती के साथ 10 के 10 लोकसभा पर लड़ेंगे। क्योंकि अभी छठे चरण का चुनाव है हरियाणा में, तो अभी समय है, इसलिए हम थोड़ा और सोच विचार करके पार्टी उस पर जल्दी फैसला लेगी। और अपने लड़ाई सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है कि किससे आपको खुद महसूस होता है एक पार्टी के तौर पर, एक नेता के तौर पर, क्योंकि आप एक सबसे नई पार्टी हैं, आप जिस परिवार से अलग हुए उस परिवार की वो पार्टी अभी भी चल रही है। वो कहते हैं कि हमारा परिवार भी पार्टी है, हमारे लोग भी हमारी पार्टी है, परिवार है। बीजेपी से अलग होना भी आपके लिए चुनौती है। आप पर दोहरा आरोप लगेगा कि भाई आपके राज में ये हुआ, तमाम घोटालों का आरोप लग रहा है और जेजेपी पर ही सीधा टारगेट किया जा रहा है। नहीं अतुल जी, देखो कहने को तो कोई मुझ पे भी कह दे, आप पे भी कोई आरोप लगा दे, वो एक अलग बात है। आज तक भी किसी मामले में कोई जो ये बता रहे हैं कोई घोटाला या क्या, कोई आज तक कोई कंप्लेंट, एफआईआर तो छोड़िए, कोई मुकदमा दर्ज होना तो बड़ी बात है, कोई कंप्लेंट तक भी आज तक कोई हमारे खिलाफ, हमारे नेता के खिलाफ किसी ने दी हो तो बताएं। आज तक कोई भी नहीं। ये आरोप हवा में ही लगाते हैं, तो कोई किसी पे लगा दो। लोगों ने महात्मा गांधी जी को नहीं छोड़ा, उन पे भी आरोप लगाए, भगवान राम को नहीं छोड़ा। बहरहाल भाई, बीजेपी के लिए अब इस वक्त में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा, क्योंकि आपके ऊपर यह भी आरोप लगता है कि आपने गठबंधन करके सरकार चला दिया, बाद में उनको किनारे कर दिया। आप पर यह भी आरोप लगता है कि आप उन लोगों को लेकर आए हो जो कि कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, कांग्रेस छोड़कर किसी और पार्टी में गए, वहां से जुड़कर फिर आ गए बीजेपी में। आपके पास अपने लोग नहीं है। कोई भी अगर हमारी पार्टी में आया है तो वो इस शर्त पे आया है कि वो हमारी विचारधारा को मानेगा, और जो हमारी विचारधारा को मानेगा, राष्ट्र हित की हमारी जो विचारधारा है उसमें समाकर जो राष्ट्र हित के लिए काम करेगा, उसका हमारी पार्टी में स्वागत है, चाहे वो किसी भी पार्टी से आए। लेकिन आकर वो पुरानी जैसी आदतें पुरानी पार्टियों में हुआ करती थी, देश विरोधी, देश को तोड़ने वाली, ऐसी चीजों को छोड़कर आना होगा। राष्ट्र हित की सोच के साथ जो भी आएंगे उनका पूरे तरीके से स्वागत है, हम उनका स्वागत करेंगे। ये पुरानी आदतें कैसे छुड़ाते हैं आप लोग? वॉशिंग मशीन में डालकर धुल देते हैं, सारी आदतें मतलब निकल जाती हैं। हमारी पार्टी का एक अपना अनुशासन है, एक डेकोरम है, हम तरीके से काम करते हैं, और हमारा हाई कमान भी इस बात को अपने नजरअंदाज नहीं कर सकता कि किसी में जो आया है और कोई कमी है। हमारी पार्टी का भी अगर कोई वर्कर या कोई नेता कोई गलती करता है, विचारधारा के खिलाफ जाता है, तो हम उसे पार्टी से बाहर कर देते हैं। हम किसी को झेलते नहीं है, बोझ सिर पर नहीं रखते। हमारी सोच दुनिया में भारत का मजबूत प्रतिनिधित्व, दुनिया में भारतीय जनता पार्टी दुनिया में भारत का नाम रोशन करे, पूरी दुनिया में G20 जैसे उदाहरण हमने देके पूरी दुनिया में चंद्रयान के उस कोने पर हमने चांद पर चंद्रयान को पहुंचा कर दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी एक भविष्य का बड़ा विजन लेके चल रही है। हमारी सोच 2047 में इस देश को विकसित भारत बनाने की है, और वो रहेगी ताकि आने वाली हमारी पीढ़ियां भविष्य में इस देश के लिए मजबूती से काम करें। अच्छा, एक चीज मुझे समझाइए, उसके बाद मैं अपने सहयोगी नितिन के पास जाऊंगा। वो तमाम मेहमान जो यहां पर बैठे हुए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनके मुद्दे क्या है। आप पूरे देश में एनडीए में देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम राज्यों में जो छोटे छोटे दल हैं, जो आपसे पहले भी जुड़े थे या बीच में हट गए थे, फिर से आपने उनको जोड़ा। ऐसा क्या कारण है कि एक तरफ आप 400 पार का नारा दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप हरियाणा में जेजेपी, जिनके साथ अच्छी सरकार आपकी 5 साल चल रही है, मतलब अभी सरकार आपकी चल रही है, लेकिन उन्होंने 4.5 आपके साथ बहुत अच्छा चलाया, उनको क्यों अलग कर दिया? एक सीट ही तो मांग रहे थे। हरियाणा के अंदर हमारा गठबंधन विधानसभा को लेकर था, विधानसभा चुनाव का गठबंधन था, विधानसभा की सरकार का गठबंधन था। लोकसभा की बात है तो लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हम 10 की 10 सीटों पर लड़ेंगे और 10 की 10 सीटों पर हम मजबूत हैं। हाईकमान ने तय किया, इनके साथ एक अच्छी सरकार हमने चलाई और हरियाणा को एक अच्छी सरकार दी, और लोकसभा में हाईकमान ने जो तय किया वो ठीक है, हम 10 की 10 पर लड़ेंगे, 10 की 10 पर। ठीक बात है। अब आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। भाई साहब, आप लोग गठबंधन में तो आ गए हैं, लेकिन कांग्रेस के भीतर अभी बड़ा उथल पुथल सा मामला है, कुछ सेट नहीं हो पा रहा है। बावरिया साहब कह रहे हैं कुछ, उदयभान जी कह रहे हैं कुछ, हुड्डा साहब कह रहे हैं कि सुरजेवाला साहब और शैलजा जी लड़ लें, सुरजेवाला कह रहे हैं मैं राज्यसभा का सदस्य हूं, मैं नहीं लड़ूंगा। तो आपके सुशील गुप्ता सही लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? और चूंकि दिल्ली में इतनी हलचल है और आपके नेता इस वक्त कहां हैं बताने की जरूरत नहीं है, तो वो भी पार्टी में कार्यकर्ताओं का मनोबल थोड़ा तोड़ता है, स्वाभाविक सी बात है। इस चुनौती से भी निपट रहे हैं आप? अतुल जी, आपके 2-3 सवाल थे, दोनों तीनों सवालों का सिलसिलेवार जवाब दूंगा। बात अगर कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव की हुई है तो बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, बीजेपी को कुरुक्षेत्र में कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। नवीन जिंदल जी जो खबर आई थी वो चुनाव लड़ने से मना कर चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं से घुमा फिरा कर की ईडी आपके पास आ रही है, साहब चुनाव लड़ लीजिए। आप लोग को ईडी बहुत याद आती है, ऐसा क्यों? देखिए, मैं बता देता हूं, 17 साल से ईडी इस देश में चल रही है।
इसका कन्विक्शन रेट बताता हूं मैं 0.4%। 5400 केस रजिस्टर्ड हैं ईडी में, आज तक 23 लोगों को सजा दिलवा पाई है। और अगर ईडी देश की संस्था है, मैं तो कहता हूं भाजपा की संस्था है, अगर ईडी आज के देश की संस्था होती तो बीजेपी अच्छा, आम आदमी पार्टी से कब से जुड़ा है? मैं आम आदमी पार्टी से आंदोलन के टाइम से जुड़ा हूं। अच्छा, बहुत अच्छी बात। मैं एक चीज बताता हूं, जब अन्ना का आंदोलन चल रहा था उस वक्त पत्रकार के तौर पर हम लोग अपने सीनियर से लड़ जाते थे कि नहीं भाई जनभावना है, उसको हम दिखाएंगे। और उसी दौर का एक भाषण आपको बताता हूं, ईडी की इतनी तारीफ करते थे ना अरविंद केजरीवाल, कहते थे इस एजेंसी को स्वतंत्र ही रहना चाहिए, इस एजेंसी की बहुत देश को जरूरत है, इस एजेंसी के जरिए ही देश सुधर सकता है। आज आप कह रहे हैं वो ईडी जो है उसका कन्विक्शन रेट ये है, उसने ये किया, वो बीजेपी की होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? सर जब मैं बता रहा हूं ईडी से प्रॉब्लम नहीं है, ईडी स्वतंत्र है कि नहीं उससे प्रॉब्लम है। अच्छा, ईडी अगर स्वतंत्र रहेगी तो भाजपा के घर भी जाती क्या? भाजपा में मैं आपको नाम लेके गिनवा देता हूं, अशोक चौहान, अभी नवीन जिंदल जी आए, अजीत जी आ गए, वो तो नीतीश जी भले आदमी है, बहुत जल्दी भाग गए, वरना उनके पास भी जा रही थी कि कविता को पहले से अंदर। वो भले आदमी नहीं है, पलटू राम है बहुत बड़े। मैं समझ रहा हूं, वो उनके पास भी ईडी जाने वाली थी, वो समय से खिसक लिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि देश में आज का टाइम में जो रवैया चल रहा है, अगर कोई आदमी अगर यहाँ पे ये सोचता है कि अगर बीजेपी से मैं अलग हूं, बीजेपी के विरोध में हूं, कोई नेता अगर आवाज उठाने की। अच्छा, आप महाराष्ट्र बिहार तक चले गए, हरियाणा में ही एक केस इस वक्त बहुत चर्चा में है, जहां पर बीजेपी बहुत पहले अभी रिसेंटली ज्वाइन किया था एक शख्स ने, उनके घर भी ईडी गई है, वो भी थोड़ा सा आप लोग पढ़ा करिए। अरविंद भाई कुछ कह रहे हैं? मैं अतुल जी एक बात कहना चाह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी के मेरे जो भाई बोल रहे हैं ईडी के बारे में या उम्मीदवारों के बारे में, आप एक बात बताइए, इनके पास 9 उम्मीदवार नहीं थे जब तो कांग्रेस से गठबंधन किया, ये तो एक ही सीट पे लड़ रहे हैं ना। अगर ये मजबूत थे तो ये 10 पे क्यों नहीं चुनाव लड़े? और इसी तरह दिल्ली में क्यों गठबंधन किया? वहां तो इनकी सरकार भी थी, इन्हें तो वहां भी गठबंधन करना पड़ा। आप जो कह रहे थे ना कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं आया, उनके कार्यकर्ता नहीं आए, क्या जरूरत है? ये बैठे तो हैं, ये अलायंस भाई गठबंधन में कांग्रेस का तो जवाब अब यही दे देंगे, ये बैठे तो हैं, आधा तो इनमें कांग्रेस ही समझ लेना। गठबंधन में जब होते हैं तो जिम्मेदारी ये उनके बराबर के, ये जवाब ये दे दें इनके पास उम्मीदवार कहाँ है, ये इसीलिए एक एक कांग्रेस। अब बेचारे क्या क्या करें, कैंडिडेट भी दे दें पहले, उसके बाद जवाब भी दे दें पहले, उसके बाद प्रवक्ता भी बन जाए कांग्रेस के, क्या क्या जिम्मेदारी निभाए। तो कोई आदमी चुनाव लड़ना ही नहीं चाह रहा अतुल जी। सुरजेवाला जी से कोई पूछता तो वो कहता नहीं मैं क्यों लड़ूं, मैं तो राज्यसभा में। शैलजा जी से पूछे नहीं मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती। इसी तरह हुड्डा साहब से पूछा तो हुड्डा साहब कह रहे नहीं मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, तो ये तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहती। चलिए भाई नितिन, जरा मैं चाहूंगा कि आप जनता से भी उनके सवाल ले लें, किससे सवाल है या क्या वो मुद्दे समझते हैं कि किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, क्योंकि जो नेता प्रवक्ता होते हैं वो तो अपनी अपनी पार्टी की बात रखते हैं और ये उनकी जिम्मेदारी भी है कि वो अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, अपने बात को रखें, मजबूती से डिफेंड करेंगे और दावा करेंगे कि जीत बड़ी होगी। लेकिन पलवल से जो लोकसभा चुनाव का संदेश है किस्सा कुर्सी के जरिए, वो क्या जा रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर मैं बात करूं किस्सा कुर्सी का, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक माहौल गर्मा चुका है और तमाम यहां जनता बैठी हुई है। जनता के क्या मुद्दे हैं इस लोकसभा चुनाव को लेकर, एक बार जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खड़े हो जाए भाई साहब। हाँ, खड़े हो। कयूम खान एडवोकेट है, पलवल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ जी। मेरा क्वेश्चन है जेजेपी के प्रवक्ता साहब से। इन्होंने अभी आम आदमी पार्टी के लिए कहा था कि तुम्हारे कैंडिडेट नहीं है, तुम कांग्रेस के साथ गठबंधन करना पड़ा। ये बता देंगे कि इनके कितने कैंडिडेट अनाउंस हो चुके हैं लोकसभा में, कितने को इन्होंने टिकट दे दिया, इनके पास कितने कैंडिडेट्स हैं, ये क्लियर कर देंगे प्लीज। नहीं, अगर नहीं दे पाए हैं तो उसमें दिक्कत आपको क्या है, ये भी तो बताइए आप। कोई सवाल उसको लेकर स्पेसिफिक है आपका? नहीं सर, स्पेसिफिक सवाल ये है मेरा, इनके ये जो आम आदमी पार्टी के लिए कह रहे हैं सर, मेरा स्पेसिफिक ये कि ये बीजेपी को डिफेंड कर रहे हैं। ये इन्होंने कांग्रेस के लिए तो कह दिया कि भाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये इनका भी तो वो स्टैंड है। बताइए अरविंद भाई। अतुल जी, अभी तो चुनाव में समय मैंने बताया, अभी इसका जवाब तो मैं अभी दे चुका हूं कि हमारा जो चुनाव है हरियाणा का, वो 6ठे फेज में है, 6th फेज में है, उसमें भी बहुत समय है। इसीलिए सभी पार्टियां धीरे धीरे सोच समझ के विचार करें। एक बात आप भी बता दें, इनके प्रवक्ता भी खड़े हैं, मुझे याद आ गई, अभी फंड पे भी बोल रहे थे, क्योंकि फंड तो सभी राजनीतिक दल लेते हैं, आम आदमी पार्टी भी लेती है, कांग्रेस बीजेपी सभी देते हैं, हमारे पास भी जो जिस तरह की पार्टी है उस तरह का उन्हें फंड मिलता है। अब सरकार में उनको ज्यादा मिलता है। अभी पन्नू है खालिस्तानी आतंकवादी, उन्होंने बयान जारी किया है कि 256 करोड़ रुपए का जो फंड है उन्होंने आम आदमी पार्टी को दिया। कितने साल में? आम आदमी पार्टी को 256 करोड़ रुपए दिए। कितने साल में, ये भी बताया पन्नू? पिछली जो टेन्योर था इनका जो सरकार का 2014 से लेकर और अब तक का, और उसमें 256 करोड़ के बदले एक आतंकवादी को छोड़ना था, जिसकी इनकी डील हुई थी अरविंद केजरीवाल से। उस पर जवाब देना इनके प्रवक्ता भाई। जवाब ले लेंगे, लेकिन इनेलो से एक और टिप्पणी।
इन लोगों से एक और टिप्पणी भाई, ये जो मुद्दे आ जाते हैं घूम फिर के, ये आपको नहीं लगता है कि हाँ जो असल हरियाणा के मुद्दों की बात सभी पार्टियां करती हैं, बीजेपी सत्ता में रह के करती है कि हाँ भाई ये मुद्दा है, हम इस पर काम कर रहे हैं, इन मुद्दों से वो चीजें थोड़ी सी हट जाती हैं। देखो, हरियाणा प्रदेश को जननायक चौधरी देवीलाल जी थे, उन्होंने अपने संघर्ष से इस हरियाणा प्रदेश को बनाया था। और कहते हैं कि जिसका घर होता है, जिसके बच्चे होते हैं, वो ही अपने घर की और बच्चों की तकलीफ को समझता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा हरियाणा प्रदेश के हित के बारे में, आज भी हरियाणा प्रदेश के हित के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और आपको फिर मैं एक बार निश्चित कह सकता हूं कि विधानसभा में हम आपको 100% सरकार बना के दिखाएंगे। क्यों? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का संघर्ष, चौधरी देवीलाल जी का संघर्ष, और आज के वक्त में भाई साहब देवीलाल पे आप अकेले क्यों क्लेम करते हैं? क्या वो नहीं कर सकते हैं क्लेम? वो नहीं कर सकते हैं क्लेम, वो नहीं कर सकते हैं क्लेम, मैं नहीं कर सकता हूं क्लेम। मेरी बात सुनिए, जननायक चौधरी देवीलाल की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को लेकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और भाई अभय सिंह चौटाला जी चल रहे हैं। उनकी ये विचारधारा नहीं थी कि हरियाणा प्रदेश को बर्बाद करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हरियाणा प्रदेश को बर्बाद कर दिया जाए, हरियाणा के किसान को बर्बाद कर दिया जाए, हमारे हरियाणा के युवा को बर्बाद कर दिया जाए, हरियाणा के व्यापारी छोटे कर्मचारी को बर्बाद कर दिया जाए। भाई एक बात बताइए, आप लिस्ट आ नहीं रही है कांग्रेस की, कार्यकर्ता नेता देर से पहुंच रहे हैं, दिक्कत क्या है भाई? थोड़ी देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, कितना शोर आएगा, कितना इनका दौर आया, हमारा वक्त, इनका वक्त आया, हमारा दौर आएगा। क्या बात है, तालियां बजा दी भाई। देर से आए लेकिन शेर लेकर आए हैं। मैं फिर से आऊंगा आपके पास भाई साहब, तब तक आराम करिए थोड़ा सा। अरविंद भाई बात कर रहे थे भाई साहब ताऊ देवीलाल, उनकी विचारधारा यही लेकर चलते। अतुल जी, ताऊ देवीलाल जी की विचारधारा का तो सभी सम्मान करते हैं। मुझे नहीं लगता कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या और भी कोई राजनीतिक दल हो वो उनका विरोध करता हो, कोई भी नहीं करता। और वो सबकी हैं, चौधरी देवीलाल जी सबके हैं, हर एक जनमानस के हैं, और सिर्फ हरियाणा नहीं पूरे देशवासियों के हैं, क्योंकि उन्होंने काम किए पूरे देश की भलाई के लिए किए, पूरे प्रदेश की भलाई के लिए किए। रही बात उनकी विचारधारा पर चलने की, उनकी विचारधारा थी, उन्होंने कभी किसी का हक नहीं मारा, उन्होंने तो बल्कि त्याग किया। वीपी सिंह को अपनी जगह प्रधानमंत्री बना दिया था, जबकि सेंट्रल हॉल में जो लोकसभा की जो कमेटी थी वहां पर लोकसभा सांसदों ने उन्हें चुन लिया था। उसके बावजूद भी उन्होंने कहा नहीं, मैंने वादा किया था वीपी सिंह से, तो वीपी सिंह को मैं प्रधानमंत्री बनाऊंगा, और उस वादे को निभाया। तो वो दूसरों का हक मारने में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक बात है, ठीक बात है। और जब जनता ने एक मैंडेट दिया था विधानसभा में, ठीक है, वहां 75 पार का नारा, यमुना पार का नारा था, दो पार्टियों का नारा था, लेकिन उसके बाद दो नेताओं की सहमति बनती है जनता के उस मैंडेट को। वैसे और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी और जेजेपी ने ऐसा किया, तमाम प्रदेशों में तमाम पार्टियां पहले कर चुकी हैं। जब तब नहीं गलत था तो शायद ये भी गलत नहीं होगा। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड पे कुछ आप कह रहे थे, उन्होंने पन्नू वाला कुछ बताया, याद आ गया आपको? देखिए, जजपा की हालत अब ऐसी हो चुकी है, घर के ना घाट का, घर के ना घाट का। 4.5 साल जिस बीजेपी को पानी पी पी के कोसते थे, पानी पी पी के तो आप भी कोसते थे कांग्रेस को, उसी के खिलाफ आंदोलन। बीजेपी को पानी पी पी के कोसते थे, जैसे ही मौका मिला मलाई खाने का, 4.5 साल मलाई खाने लगे, 4.5 साल मलाई खाई। और जब नहीं इनका स्वार्थ का जो इनका गठबंधन हुआ था, जब इनको सीट शेयरिंग नहीं मिली तो ये लोग अलग हो गए। कह रहे थे जी गठबंधन हमने इसलिए किया, जनता की आवाज उठानी थी, जनता से वादे किए थे पूरे करने थे। भाई 4.5 साल सरकार में एक वादा बता दो आपने, पेंशन वाला कर दिया, 75% रोजगार दे रहे थे ये, वो पूरा कर दिया। ये तो वो वाली बात है कि मौका मिला मलाई खाने। हाँ, हमने मलाई देखिए सब खाते हैं, आप लोगों ने भी खाया है, नहीं खाया? वो पन्नू कुछ कह रहे हैं, खाया है आप लोगों ने मलाई? अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से 7.5 करोड़ का चंदा आम आदमी पार्टी को मिला, ठीक है? ये पता नहीं किस पन्नू की बात करते हैं, नहीं जानते हैं। मैं ये कह रहा हूं, अरविंद भाई तो जानते ही नहीं है पन्नू। मैं ये कह रहा हूं, सिर्फ जुमलेबाजों के साथ रहकर, जुमलेबाजों के साथ रहकर सिर्फ जुमलेबाजी सीख रहे हैं। इनका मुद्दों से कोई मामला नहीं। ये जजपा के बता दे, 4.5 साल शासन में रहे, इन्होंने जनता के लिए क्या काम कर दिया? ठीक बात है। अच्छा भाई, बात का है कि जब ऐसे मुद्दे उठने लगते हैं ना, तो मैं देखता हूं आप लोग एकदम साइलेंटली ऐसे देखते रहते हो, चुपचाप। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ बस ठीक है, सही ट्रैक पर तुम लोग जा रहे हो, हम लोग निकल लेंगे किनारे से। ऐसी ही रणनीति है बीजेपी। जवाब देंगे। 6,000 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड बीजेपी को मिला, 300 से ऊपर हमारे सांसद हैं, 17 राज्यों में हमारी सरकार है, पूरे देश में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हमारे हैं, पूरे देश में सरकार हम चला रहे हैं। हमें 6,000 करोड़ का मिला, 6,000 करोड़ का इंडिया गठबंधन को भी मिला है। ये बताएं, ममता बताए, केजरीवाल बताए, और कांग्रेस के नेता बताएं कि वो 6,000 करोड़ का हिसाब कौन देगा? भाई
सर, चंदे का धंधा करना बीजेपी, अरे धंधा दोनों कर रहे हैं। देता हूं, चंदा लेना बुरी बात नहीं है। 6,500 की जगह इनका 12,500 करोड़ होता, उससे मतलब नहीं है। मैं दावे के साथ, मैं उदाहरण के साथ आपको बता देता हूं। एक शराब घोटाले का आरोपी शरत रेड्डी, उसके गिरफ्तार होने के 5 दिन के अंदर वो अरविंदो फार्मा का मालिक है, इनको 5 करोड़ रुपए देता है। आरोपी है मेगा इंजीनियरिंग, 11 अप्रैल को उन्होंने 50 करोड़ का चंदा दिया। आप एक सुझाव दूं, शराब घोटाले पे ज्यादा मत बोला करिए आप लोग, नहीं, मैं बोलूंगा। दिक्कत हो जाती है। देखिए दिल्ली में बड़ी दिक्कत है। महावीर जी, ये जो सवाल इस वक्त कांग्रेस को लेकर था, मैं सवाल ये जानना चाहता हूं कि आप जब कांग्रेस की लिस्ट के बारे में पूछा जाता है तो एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर जैसी स्थिति है। देखिए, हमारा छठे आपके प्रदेश अध्यक्ष से हमने बात की थी, उनको आना था, फिर उनको आना था, फिर आप आए। ऐसी ही आपकी लिस्ट आ रही है और ये एक मैसेज जा रहा है आम पब्लिक के बीच में कि भाई देखिए, जैसा मैंने आपको कह दिया है कि हमारा छठे चरण में इलेक्शन है। छठे चरण का इलेक्शन का पहले जहां दूसरे चरण का वहां टिकना जरूरी है। हमारे छठे चरण, अब बात ये जो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे, अब बीजेपी वालों की हमें जब समझ आई कि प्रधानमंत्री जी जो बिरयानी खाने पाकिस्तान गए थे, बिरयानी पे अटक गए। सुनो, वहां से जो चंदा आया, पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान से भी चंदा आ रहा है। कोई प्रमाण है आप लोगों के पास? डाटा आ रहा है सारा। आपसे कहां से? अब मैं इस टाइम तो आपको कहा दूं, डाटा आ रहा है। बीफ कंपनियां चंदा दे रही हैं। जो गाय के पुजारी बनते हैं, बीफ कंपनियों से वो चंदा ले रहे हैं। अब बताइए, इसका चंदे का आया नहीं आया, बीफ कंपनी का आया नहीं आया, आप बताइए। अब जवाब है ना। अब ये चंदे के मामले में कह रहे हैं कि हमने तो पर कार्यकर्ता के हिसाब से चंदा लिया है। मतलब इसका मतलब पर कार्यकर्ता के पास पैसा जा रहा है। पर कार्यकर्ता के पास पैसा जा रहा है क्या? चंदा लेके पर कार्यकर्ता को पैसे दे रहे हैं। कितनी शर्म की बात है कि चंदा लेके कह रहे हैं कि हम कार्यकर्ताओं को, यहां राशन मिल नहीं रहा, ये कह रहे चंदे का पैसा जा रहा है, राशन मिलता नहीं। ये तो हो गए बड़े मुद्दे। छोटे मुद्दे कृष्णपाल जी के मैं कहता हूं, जिसपे मैं लोकल मुद्दों पे ज्यादा आऊंगा, कि यहां पे कृष्णपाल जी ने मेट्रो को अगर एक स्टेशन भी आगे बढ़ाया हो तो ये भाई मेरे जवाब दें। 10 साल इनकी सरकार को हो गए, एक स्टेशन भी अगर इन्होंने बढ़ाया हो, क्यों नहीं बढ़ा? मेडिकल कॉलेज, इन्होंने, इनकी सीएम की घोषणा थी कि मेडिकल कॉलेज हर जिले में होगा। अगर मेडिकल कॉलेज 10 साल में खुला हो तो बताएं। तो आपको ये लगता है कि हाँ, लोकसभा के चुनाव में लोकल मुद्दे रहेंगे या वही मुद्दे रहेंगे, राष्ट्रीय मुद्दे ही रहेंगे? सबको अपने पेट भरने से मतलब है। किसी को क्या हो रहा है किसी देश में, क्या हो रहा है किस देश में, मैं पूछ लेता हूं, मैं पब्लिक से पूछता हूं। नितिन, मैं चाहूंगा कि जरा जितने मेहमान हैं और जिन बातों का वो जिक्र कर रहे हैं, वो चाहे पलवल के मुद्दे हो, इस पूरे लोकसभा क्षेत्र के मुद्दे हो या फिर राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे, वो लोग अपने आप को कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं? किस तरह आप देखते हैं, क्योंकि लोकल मुद्दे इस चुनाव को लेकर अहम है, क्या कहेंगे इसको लेकर? मेरा अपना मुद्दा है बीजेपी के भाई मित्र अपने यशपाल मवई से। अगर सबसे ज्यादा दुखी है तो वो किसान है। पोर्टल के नाम पर पहले खाता 50 किलो, फिर किया 45 किलो, अब कर दिया 40 किलो। भय, भ्रष्टाचार, किसान मंडियों में 1 हफ्ता तक परेशान रहते हैं, नहीं कोई टाइम पे पेमेंट मिलती। मतलब पूरी जनता परेशान है, आप ये कह रहे हैं? जनता परेशान है, आप ये कह रहे हैं? जनता भारी परेशान है, बीजेपी से भी और कांग्रेस से भी। अच्छा, कांग्रेस से भी है? दोनों से परेशान है। एक तो हरियाणा के अंदर पूरे देश में किसी भी राज्य में 14 फसलों पर एमएसपी देने वाली सरकार हमारी है। सबसे ज्यादा एमएसपी हमने दिया है, पिछली सरकारों से हमने ज्यादा दिया है। अगर बात करें, भाई अभी कह रहे थे कि लोकसभा का चुनाव लोकल मुद्दों पर होगा। क्यों सिर्फ लोकल मुद्दों पर होगा? क्यों ये चुनाव धारा 370 के ऊपर नहीं होगा, जिसमें कितने लोगों की पीढ़ियां खप गई, हजारों लाखों लोग बर्बाद हो गए, मारा गया, काटा गया, चीर दिया गया, फतवे जारी हुए, जहां लोग महिलाओं को छोड़ कर जिन्हें भगा दिया गया, उस पर यह चुनाव क्यों नहीं होगा? और पिछले इतने दशक में, जब से देश आजाद हुआ है, हमारे भगवान, इस देश की आत्मा है श्री राम, तंबू में पड़े थे, आज उन्हें श्री राम मंदिर बना है अयोध्या में। क्यों राम मंदिर पर यह चुनाव नहीं होगा? और क्यों G20 की बैठक इस देश के अंदर हुई, उस पर नहीं होगा? यह देश जिस देश से गुलाम था ब्रिटेन से, उसी देश को पीछे पछाड़कर आज हम 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बने हैं, उस पर चुनाव नहीं होगा? अच्छा भाई, हम दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बने हैं, उस पर चुनाव नहीं होगा? हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बने हैं, हम उस पर चुनाव नहीं होगा? हम दुनिया के सबसे बड़े दूसरे नंबर के मोबाइल मैन्युफैक्चर हैं, क्या उस पर चुनाव नहीं होगा? और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करने वाले, मतलब देश के और विश्व के जो मुद्दे हैं वो भी आपके मुद्दे रहेंगे।
अच्छा भाई नितिन, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर बीजेपी से भी परेशान है, कांग्रेस से भी परेशान है, जो कि 10 साल से है ही नहीं सत्ता में, तो फिर विकल्प कौन किसको देख रहा है? जरा पूछिए, उन्हीं भाई साहब से पूछिए कौन विकल्प है उनका, उनसे पूछिए। देखिए, आपके ऑडियंस ने कहा कि जनता बिल्कुल बीजेपी से भी परेशान है, कांग्रेस से भी परेशान है, तो क्या नया कोई विकल्प आपने देखा हो? नया विकल्प इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा में उभरता हुआ है और आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में हम चौंकाने वाले परिणाम देंगे और विधानसभा में हम सरकार बनाएंगे और लोगों को रोजगार देंगे और जो ये बेरोजगारी जो बढ़ी हुई है, भाई साहब, ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए विधानसभा में रहेगा क्या? और भ्रष्टाचार जो बचा हुआ है इसको खत्म करेंगे। भाई चौंकाने वाले परिणाम कह रहे हैं देंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि खुद ही चौंक जाए? इनके पास फिलहाल एक ही विधायक है और मैं चाहता हूं कि पूरी कोशिश करके अपनी एक विधानसभा सीट बचा लें, वही काफी है। इनके नेता अभी जेल से बाहर आए हैं, इनके नेता अभी सारे जेल में हैं, ये सब भ्रष्टाचार के आरोप में भीतर हैं और ये लोग इस देश को, हरियाणा को कैसे बचाएंगे? ठीक है, एक और सवाल उसके पहले जरा 2 कमेंट यहां से ले लेता हूं। भाई, इंडिया गठबंधन को लेकर एक सहमति बनती दिखती है, लेकिन जब बात इंडिविजुअल कांग्रेस की आती है तो नाराजगी उतनी ही है जितना कि बीजेपी से। देखिए, मैं इनकी एक बात का जवाब दूं कि इंडिया गठबंधन को भी किस तरह से तोड़ने की इनकी कोशिश चल रही है। किसी चीज की इनकी प्रधानमंत्री की गारंटी हो ना हो, इनकी एक ईडी की, एक सीबीआई की और एक इनकम टैक्स की जरूर गारंटी है कि जो भी कैंडिडेट होता है, जो पार्टी होती है, जिसको तोड़ना होता है, जिसका प्रत्यक्षात सब देख रहे हैं, उनके पीछे लगा देते हैं। इनकी वॉशिंग मशीन की एक गारंटी है कि जो बीजेपी में आ जाएगा उसमें धुल के जरूर जाएगा और साफ स्वच्छ हो जाए। डर लगता है इनको, डर लग रहा है। आपको लगता है? हमें बिल्कुल डर नहीं है ना राहुल गांधी। तो फिर कैसे दबाव बना रहे हो? अब केजरीवाल जब इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, जब अंदर कर रहे हैं किसी नेता को, जब किसी के यहाँ बीजेपी ने थोड़ा नहीं किया है, वो तो ईडी के जरिए, कोर्ट के जरिए। ये दुनिया समझ चुकी है, ये वोटर समझ चुका है, इनको आने वाले टाइम में सब सबक सिखाया जाएगा, सब समझ चुके हैं। अतुल जी, कांग्रेस से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर ये इतने मजबूत थे, कहते थे हमारी ताकत है, हम सरकार बना देंगे प्रदेश में, हरियाणा में, तो गठबंधन क्यों किया भाई साहब आपने? अगर इतने मजबूत थे, आपने आम आदमी पार्टी की क्या जरूरत पड़ी? दूसरा, आपकी पार्टी के जितने भी बड़े नेता आज वो चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो 10 साल मुख्यमंत्री रह गए, वो चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, सुरजेवाला जी मना कर रहे हैं, शैलजा जी, और जिनकी इच्छा थोड़ी बहुत है वो दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, जैसे नवीन जिंदल जी चले गए, राविंदर जी चले गए, और भी बहुत दर्जनों नेता इनकी पार्टी छोड़ गए, सरजी जिंदल भी कर गई आज ज्वाइन, और भी चले जाएंगे इनके चुनाव तक आते आते, अभी 2 महीने हैं। ये साहब कह रहे थे ईडी, ये देखें 1975 के अंदर इंदिरा गांधी ने क्या देश की इन्हीं तंत्रों का क्या इस्तेमाल किया था। आज ये खड़े होकर यहाँ आजादी से बोल तो रहे हैं, उस वक्त ये हालात थे कि दूसरी पार्टी का कोई व्यक्ति अपनी बात भी नहीं रख सकता था। जिन पत्रकारों ने, जिन लोगों ने और जिन लोगों ने इस बात का विरोध किया सरकार का, उन्हें भीतर ठूस दिया गया। इस देश का एक व्यक्ति तो सुरक्षित जब होगा, आज तक इन्होंने ये नहीं बताया कि देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत कैसे हुई थी। ठीक बात है। एक और सवाल नितिन, कोई है सवाल? हाँ, क्या कहेंगे? मेरा सवाल कांग्रेस और आप पार्टी का जो अभी गठबंधन कहूं या ठगबंधन कहूं जो हुआ है, क्योंकि बाकी तीनों पार्टियां तो इंडिविजुअल चुनाव लड़ रही हैं, ये है कि जो कांग्रेस पहले सिनेरियो से गायब है और उसके बावजूद वही लग रहा है कि परिपाटी में हमारे भाई साहब भी डिबेट से भी भाग रहे थे, पता नहीं लेट क्यों आए हैं, यही सोच करके आए हैं। नहीं आए हैं भाई, कहां आए हैं, लेकिन लेट आए हैं तो इन्होंने भी वही पैटर्न पकड़ लिया कि हुड्डा साहब भी मना कर रहे हैं, शैलजा जी भी मना कर रही हैं, सुरजेवाला जी मना कर रहे हैं, और आप पार्टी जिसका 1% वोट हरियाणा में नहीं है, एक सीट तो उनको दान कर दी, भैया तुम भी ले जाओ, हमारे पास सीटों के लिए उम्मीदवार ही नहीं है। इसके बारे में क्या मतलब उनके मत्थे मार दिया? देखिए, जवाब देता हूं। बात भाई ने जो कही कि कोई कैंडिडेट इलेक्शन नहीं लड़ रहा, एक कहावत है, नाई बार कितने जजमान अभी आगे आ जाएंगे। ठीक है, जब भी कोई कमेटी या कोई भी गठित होती है, हमेशा जिताऊ कैंडिडेट को आगे लाती है। हमारे कैंडिडेट जो आने जा रहे हैं वो सारे जीते। ये कह रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं लड़ रहे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा इलेक्शन लड़ रहे हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ रहे हैं। इनकी दूर कर दूं मैं कमी, दीपेंद्र सिंह एक बाप बेटे दोनों तो लड़ेंगे नहीं, अब एक ही लड़ेंगे ना एक कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो इनका कहना, और 10 के 10 नाम फाइनल है, हमारी 1 या 2 तारीख को। अच्छा, एक बात बताइए, हुड्डा साहब ने कहा परिवार में एक आदमी लड़ेगा, बिल्कुल अच्छी बात है। सुरजेवाला साहब ने कहा मैं राज्यसभा का सदस्य हूं इसलिए नहीं लड़ूंगा, चलो मान लिया।
शैलजा कह रही है मुझे नहीं लड़ना है भाई, क्यों लड़ा रहे हूँ? ऐसा इनके पास क्या प्रमाण पत्र है? उन्होंने बोला है, परसों बाइट दी है, परसों उन्होंने कहा मैं विधानसभा लड़ना चाहता हूं। सुनो, अब हमारे कैंडिडेटों को उधार ले जाते हैं ये। इनके जितने सांसद हैं उनमें से 100-150 तो हमारे उधार गए हुए हैं इनके यहाँ। अभी नवीन जिंदल जी जिनको ये भ्रष्टाचारी बताते थे, कोयले में काले हुए पड़े हैं, ये हुए, अब उनको कैसे ज्वाइन करा लिया? शैलजा जी को क्यों लड़ा रहे? वो कह रही है मैं विधानसभा लड़ूं। जो जिसकी जहां संगठन में जरूरत है वहां काम करेगा। जहां हुड्डा साहब की जरूरत नहीं, नहीं, हुड्डा जी के बेटे को लड़ा रहे हैं। सुरजेवाला की जरूरत नहीं। हुड्डा जी यहाँ पे सीएलपी के लीडर हैं, सीएलपी के लीडर हैं, वो एमएलओ का वो करते हैं, वो तो कैसे ले? अबे विधायक उसको लड़ा रहे हैं ना, सांसद को। जिस दिन 10 टिकट आएंगी इनकी आंखें खुल जाएंगी, इनके सांसद हारने वाले हैं। बड़ी बेसब्री से आंखें खोल के इंतजार कर रहे हैं। आंखें आप खुलवाइए मत, पहले से खुली हुई आंखें। डेट निकल गई, हाँ। कोई डेट निश्चित है क्या किसी? अच्छा ठीक है, ठीक बात है भाई। इनेलो की बड़ी बातें होती हैं। हाँ बताइए। जवाब देना चाहता हूं। यशपाल जी ने कहा कि इनेलो के पास एक विधायक है, लेकिन वो एक विधायक इतना दमदार है, जब किसान आंदोलन हुआ था, किसानों के, देश के किसानों की लड़ाई जब चल रही थी सरकार के साथ, तो सिर्फ पूरे देश में एक उस अकेले विधायक ने इस्तीफा दिया था किसान के हक के लिए, ना कि इनके किसी कांग्रेस के विधायक ने राज्यसभा के ने दिया, ना आप वालों ने दिया, ना जसपा वालों ने दिया। जसपा वाले कहते थे कि हम किसान हितैषी हैं, उन्होंने भी अपनी मुंह फेर लिया। रही बात आप और बीजेपी और कांग्रेस से और जसपा से, मैं चारों पार्टियों से एक बात पूछना चाहता हूं। 10 नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किए थे SYL पानी को लेकर के। कांग्रेस जब पंजाब में जाती है तो कहती है पंजाब का पानी पंजाब के लिए रहेगा, SYL का पानी पंजाब में रहेगा। आज वहां आपकी पार्टी सरकार है, हरियाणा में भी ये दावेदारी कर रहे हैं, बीजेपी की भी वहां सरकार रही है, और आज हरियाणा में भी और ऊपर भी सेंटर में सरकार है। हमारे जसपा वाले भी हरियाणा में बीजेपी की सहयोगी रही है। क्या हरियाणा प्रदेश के किसान को पानी नहीं चाहिए? क्या उसके खेत की जमीन जो प्यासी है, क्या उसे पानी नहीं चाहिए? हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी कहते हैं कि मैं नहर का पानी टेल तक पहुंचा रहा हूं। मुझे दिखाएं वो। पलवल जिले में 70% पीने का पानी नहीं है। हर घर में 2000-5000 का पीने के लिए पानी पी रहा है। ग्रामीण अंचल की बात कर रहा हूं। देखिए SYL का मुद्दा जब आपने उठाया ना, तो मैं स्वाभाविक है कि इन सारी पार्टियों से कई बार सवाल ले चुका हूं और जवाब उसका मुझे नहीं मिलता है। हरियाणा में कुछ मिलता है, वहां कुछ मिलता है। लेकिन एक सवाल यह है कि इनेलो के जो आपके सबसे बड़े मजबूत नेता हैं, एकमात्र नेता हैं, उनके पारिवारिक संबंध बादल परिवार से थे और आप लोग लंबे समय तक वो सत्ता में रहे बीजेपी के साथ मिलकर। आपने तब पारिवारिक संबंधों का ही कम से कम इस्तेमाल कर लिया होता। इनेलो इस वक्त किस लड़ाई में है? आप जेजेपी से लड़ेंगे पारिवारिक तौर पर, पार्टी के तौर पर, लेकिन इंडिया गठबंधन आपको अपने पास फटकने भी नहीं दे रहा है। वो लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं? बीजेपी से तो आप लड़ेंगे। आपने जो बादल साहब से बात करी, इसकी जितनी भी पैरोकारी हुई है वो टोटली चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने करी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया उस टाइम पे क्या स्थिति थी, ये भी तो आप देखो। किसकी सरकार आई है पंजाब में, किसकी सरकार थी? उसकी बात कह रहा हूं मैं, फैसला आने के बाद। और उस टाइम पे सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने एक आंदोलन खड़ा था, चाहे वो जेल भरो आंदोलन। ये जो आपको याद दिला रहे हैं आप इनेलो में थे। मेरी बात नहीं, अरे मेरी उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार में। अतुल जी मेरी बात आप सुनिए। 10 नवंबर 2016 को बादल साहब की कब गई सरकार? हमने आवाज उठाई, हमने लड़ाई लड़ी। क्या कांग्रेस ने उस हरियाणा प्रदेश के SYL के पानी के लिए लड़ाई लड़ी? क्या आम पार्टी के जो हमारे सदस्य खड़े, क्या इनकी पार्टी ने लड़ाई लड़ी? नहीं, सिर्फ हरियाणा की। बहरहाल मैं बात पूछूं, क्योंकि यार लोकसभा में बात हो रही है तो फरीदाबाद के बारे में भी बात होनी चाहिए। अभय सिंह चौटाला जी का एक वाक्य याद है, आपको भी याद होगा, हम टीवी पे डिबेट किया करते थे उस समय। अभय सिंह चौटाला जी का एक झगड़ा हुआ था करण सिंह दलाल जी से, जो पलवल से ही हैं, विधायक रहे हैं और शायद कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों में भी उनका नाम है। एक झगड़ा हुआ था और दोनों में गाली गलौच हुई थी और जूते चप्पल उठा लिए थे दोनों ने, आपको याद होगा, हमने डिबेट की। और उसके निकलने के बाद विधानसभा के बाहर अभय सिंह चौटाला जी ने कहा था कि अगर मेरे हाथ में बंदूक होती तो शायद आज मैं गोली चला देता। उस पर क्या जवाब देंगे कि अभय सिंह चौटाला जी का जो व्यवहार था करण सिंह दलाल के लिए, क्या करण सिंह दलाल गलत थे या अभय सिंह चौटाला गलत थे? आज जवाब दें अजीत जी। देखो, कोई भी इंसान हो, जब किसी के बुजुर्ग के बारे में गलत बोला जाएगा, स्वाभाविक आदमी का संतुलन, एक्शन का रिएक्शन। ठीक बात है। नितिन कोई और सवाल है जल्दी से, उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे।
भाई फरीदाबाद पलवल से रिलेटेड लोकसभा से जुड़ा हुआ कोई सवाल अगर किसी भी पार्टी के नेता से। देखिए, आपने अभी तक एंकर साहब इन नेताओं को बहुत समय दिया है बोलने का, थोड़ा समय जनता को भी चाहिए बोलने का। बोलिए 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 भाई साहब। ठीक है जी। सबसे पहली बात जो गठबंधन की आती है, तो भाजपा से बेशर्म गठबंधन अगर पीडीपी के साथ इन्होंने किया था, जो अफजल गुरु को शहीद मानती थी, इससे ज्यादा बेशर्म गठबंधन आज तक पूरे देश में किसी ने नहीं किया। पहली बात, बिहार में गठबंधन है इनका, और ना जाने कितने राज्यों में गठबंधन, छोटी छोटी पार्टियों के गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ रहे हैं। ईडी को भेजकर चंदा लेना वसूली कहा जाता है। कोई नई ईडी को भेजकर बात है आपके पास? आप मेरी नहीं लिख के लाए, कोई नई बात है? ये सारी बातें तो ये लोग कर चुके हैं, कोई नई बात है? बीच में इंटरप्ट मत करिए। अरे नहीं, आप पूरी बात सुनिए। एक मिनट उसके बाद आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। धर्मेंद्र सिंह, मेरा काम है बीच में इंटरप्ट करना। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, कोई नई बात हो तो बताइए। ईडी गठबंधन, उसके लिए सारे लोग हैं यहाँ पर, उन लोगों ने बोल दिया, कोई नई बात? मैं उन नेताओं को सही तो पूछ रहा हूँ। सवाल पूछिए। आज सवाल पूछ रहे तो आप बीच में रुक तो जाइए। जल्दी इतना टाइम नहीं है भाषण के लिए। बिहार में ईडी को भेजकर चंदा लेना वसूली कहा जाता है। हाँ। इसको गुंडागर्दी कहते हैं देसी रूप में हमारे इलाके में, कि अगर किसी को धमका के वसूली करी जाए तो उसको गुंडागर्दी कहते हैं। ईडी इस हिसाब से काम कर रही है देश के ठीक अंदर। बात है। दूसरा 2014 में 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था भाजपा ने, कहां 2 करोड़ नौकरियां? 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, कहां है? हर गरीब को छत देने का वादा किया था, कहां है? स्मार्ट सिटी देने का वादा किया था, कहां है? बुलेट ट्रेन देने का वादा किया था, कहां है? आप बताइए मुझे। सरकार आती, विदेशों से काला धन लाने का वादा किया था, कहां काला धन? दुश्मन के 10 सर लाने की बात करी थी पाकिस्तान से, 45 शहीदों के टुकड़े इस देश ने देखे हैं, कहां है वो 2019 के? बताइए भाई, मावी साहब जवाब दे। बड़े नाराज। अभी रुक जाइए एंकर साहब, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। बताता हूं। आप पूछ नहीं रहे, ये आपकी खींच है। भ्रष्टाचार लिख के लाए बेचारे, कैसे खींच? ये आम नाराजगी है, उनका दर्द है भाई। नहीं, ये जनता नहीं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इनका नाम धर्मेंद्र है, मैं अच्छे से जानता हूं। हैं तो प्रदेश के ही ना भाई, वो किसी पार्टी से जुड़े हो। आप पूछिए, मैं जवाब दे रहा हूं ना। मैं जवाब दे रहा हूं, जनता की तरह पूछना और कार्यकर्ता की तरह दोनों पूछने में फर्क है। इनकी आम आदमी पार्टी की पूरी सरकार जेल में है। भ्रष्टाचार के ऊपर आंदोलन करके ये देश की जनता को बरगलाकर इस देश में सरकार बनाई थी इन्होंने। और इन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई थी। आपने आतंकवादियों से चंदा आपने लिया है। आप साबित करते हमने लिया हो। पाकिस्तान जैसे देश से हमने एक पल की वार्ता नहीं की है। हमने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा है। ठीक बात है भाई, ठीक है। मावी साहब एक मिनट। अगर जेल में डालना है, अगर जेल में डालना है, अगर जेल में डालना तो जेपी नड्डा को जेल में डालना। भाई शांत हो जाइए। अगर ईडी स्वतंत्र काम करते तो डाल के दिखाइए आप। बिठाइए भाई। देखिए, ये जब भी चर्चा होती है तो इस तरह की नाराजगी होना लाजमी होता है भाई। ये एक मिनट मावी साहब, एक मिनट। एक कोट कर रहा हूं, 24 घंटे के लिए ईडी सीबीआई इनकम टैक्स दे दीजिए, आधी बीजेपी जेल में होगी। मैं वाह भाई, ऐसा मावी साहब कह रहे हैं 24 घंटे के लिए एजेंसी दे दीजिए उन लोगों को। देखें, बड़ी शांति से भाई से मैं पूछता हूं, अगर इनसे 2 करोड़ रोजगार के बारे में आज जनता पूछ रही थी, चिढ़ते क्यों है? छिड़ क्यों जाते हैं? ये छिड़ क्यों जाते हैं? अब इनसे काले धन के बारे में कोई भाई पूछ रहा है तो छिड़ क्यों जाते हैं? मुझे समझ नहीं आती, इनको ऐसी क्या आग लगती है कि इनके मुद्दे, वो तो जवाब दे रहे हैं, आग कहां लगी? ये मुद्दे, ये जवाब नहीं है, कह रहे हैं कि ये कार्यकर्ता है। अरे कार्यकर्ता भी तो वोटर है। वोटर क्या सवाल नहीं कर सकता? वोटर भी सवाल कर सकता है। ये आखिर ऐसे छिड़ क्यों जाती है ना? खींच सी मटाती है, कह रहे खींच मटा रहे, ये खुद आग लग जाती है इनको अंदर से। कोई इनके सवाल जवाब। प्रधानमंत्री जी ने जब किसान धरने पे बैठे थे, जब उनको उठाया गया तो क्या कही गई थी? 3 कानून वापिस लेंगे। आखिर किसानों को दोबारा बैठने की जरूरत क्यों पड़ी? कहां बैठे? दोबारा किसान बैठे नहीं थे क्या? पूरे देश में सिर्फ पंजाब के किसान। मैं कह रहा हूँ किसान बैठे ना, पंजाब के ही किसान है पूरे देश में। और किसान जो प्रधानमंत्री जी ने अपनी कमिटमेंट करी थी, क्या पूरी हो गई? आप बता दो। मैं तो किसान की बात कर रहा हूँ ना, आपने कहा किसान, तो किसान तो देश में भी है ना। आप मीडिया से चौथा स्तंभ है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या उन्होंने अपने वादे पूरे कर दिए? अरे भाई, मैं कह रहा हूँ किसान का अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो क्या पूरे देश में सिर्फ पंजाब में किसान है? देखिए, नहीं पंजाब क्यों, हरियाणा में नहीं है क्या? कहाँ बैठे? पिछली बार बैठे थे, इस बार तो नहीं। हरियाणा से भी थे सर, हरियाणा से भी। अच्छा ठीक है मावी साहब, भाई वादे, छोटे छोटे कमेंट अब लेंगे। वादों पर आपको घेरते हैं 10 साल में, वो चाहे प्रदेश की बात हो,
आपके सांसदों की बात हो, आपके केंद्र की सरकार की बात हो, और अगर आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ भी कोई शख्स सवाल पूछता है, माना मैंने कि हो सकता है उनके पार्टी के समर्थक हो, कार्यकर्ता हो, लेकिन जिन बातों का उन्होंने जिक्र किया ये आपके वादे थे। इस देश में एक ही गारंटी चलती है, वो है मोदी की गारंटी। कहां है? बता रहा हूं, इस देश के अंदर एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी। और हमने काम किया है, घर घर काम किया है, लोगों के लिए काम किया है और इस देश के लिए काम किया है। 80 करोड़ लोगों को कहते हैं देश की 5वीं अर्थव्यवस्था है, 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं और कहते हैं विकसित हो गया है। मंदिर के नाम पे वोट नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, अब हम चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन सवाल इस बात का होता है, सवाल एक मिनट, अब शांत हो जाए। मोदी मावी साहब शांत। भाई देखिए, किस्सा कुर्सी का में आज हम पलवल में मौजूद थे और पलवल से बड़ी गर्मा गर्म बहस रही, और अच्छा लगता है कि कभी भी जब इन सवालों का जिक्र होगा तो उन मुद्दों के साथ, उन विचारों के साथ, उन पार्टियों के साथ, उन नेताओं के साथ इसका एक कनेक्शन जोड़ा जाता है। आप विरोध करिए, करते रहेंगे, लेकिन समर्थन भी दिख रहा है, मोदी के नारे भी लग रहे हैं, मोदी का विरोध भी हो रहा है, सांसदों के काम की समीक्षा भी हो रही है, और फिर उसके आकलन के आधार पर विधानसभा चुनाव में कौन जीतेगा, किसका गठबंधन होगा, इसकी चर्चा भी हो रही है। लेकिन जनता ही आखिरी में तय करती है कि असल में कुर्सी किसकी होगी, और यही है किस्सा